नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जूही की कली। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। 1921 में निराला जी ने इसकी रचना की और 1922 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया। वियोग श्रृंगार से युक्त कविता है। इसमें अगर हम देखें तो पवन को यहाँ पर नायक माना गया है। पवन जो है यहाँ पर नायक के रूप में है और जो कली है, कली किसकी, जूही की कली है, वो क्या है, नायिका है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। क्योंकि नायक कौन है यहाँ पर, पवन है, वायु, और जो एक फूल की कली है, जूही की कली, एक बेल पर लगने वाली जो कली है, वो क्या है, नायिका है। तो इन्हीं के वियोग या विरह का चित्रण किया गया है। क्योंकि निराला जी छायावाद के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, तो ये कविता भी छायावाद पर आधारित है। कवित्त छंद में लिखी गई रचना है। वियोग श्रृंगार का यहाँ पर चित्रण किया गया है। वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार का चित्रण है, ध्यान में रखें। लेकिन आखिर में अगर देखें तो दोनों का संयोग भी दिखाया गया है। जो कली है और पवन है, कविता के अंत में दोनों के संयोग का चित्रण भी निराला जी ने किया है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं कि विजन वन वल्लरी पर, विजन यानी जन से रहित, जन से रहित, जन कौन, लोगों से रहित, लोगों से रहित वन में, वल्लरी क्या है, बेल पर, वल्लरी यानी बेल पर सोती थी। कौन सो रही है, सुहाग से भरी हुई, सुहाग यानी प्रेम, प्रेम से भरी हुई, स्नेह से परिपूर्ण, स्वप्न में मगन यानी लीन, स्वप्न में लीन, अमल, अमल का मतलब होता है मल से रहित यानी साफ, स्वच्छ, श्वेत। क्योंकि जो जूही का फूल है या जूही की कली है वो सफ़ेद रंग की होती है। तो यहाँ पर भी बिना किसी दाग धब्बे के, मैल से रहित, स्वच्छ, साफ, कोमल, तनु तरुणी जूही की कली। तनु यानी शरीर से कैसी है, युवा है, तरुणी है। कौन है वो, जूही की कली है। तो जूही की कली का मानवीकरण किया गया है कि जूही की कली जो तरुणी है, युवा अवस्था में है, सुंदरी है, उसका शरीर कैसा है, युवा है, बहुत ही ज़्यादा साफ, स्वच्छ और कोमल है। वो जन से रहित, लोगों से रहित जंगल में एक बेल पर सो रही है, प्रेम से भरी हुई है और उसी स्नेह के सागर में डूबी हुई है, स्वप्न सागर में मगन है या लीन है। दृग बंद किए, दृग यानी नेत्र, आंखें उसके क्या है, दृग नेत्र बंद हैं। स्थिल पत्रांक में, स्थिल यानी स्थिर, पत्र अंक यानी पत्र क्या होते हैं, पत्ते, पत्ते के अंक में यानी पत्ते की गोद में वो सो रही है। वासंती निशा थी, वासंती यानी वसंत की, निशा रात्रि थी। क्योंकि देखो ज़्यादातर जो फूल हैं वो कब खिलते हैं, बसंत ऋतु में। तो बसंत का ही चित्रण है। ऋतु कौन सी है, यहाँ ध्यान में रखेंगे कि बसंत ऋतु का चित्रण है। वासंती निशा थी, बसंत ऋतु की निशा, रात्रि का समय है। विरह विधुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन। विरह से व्याकुल, प्रिय यानी प्रेमिका या नायिका का साथ छोड़कर, उसका संग यानी उसका साथ छोड़कर जो पवन है वो किसी दूर देश में चला गया था, जिसे कहते हैं मलयानिल। मल्य और अनिल, मल्य अनिल कौन सा स्थान है, ये दूर दक्षिण में वो स्थान है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि बहुत से चंदन के वन है और वहाँ बहुत शीतल जो वायु बहती है वो चंदन की सुगंध से युक्त होती है। तो जो ये पवन है ये भी कहाँ चला गया था, मलया पर्वत पर चला गया है और वो मलयानिल वहाँ जाकर बन गया है या मलयानिल हो गया है। यानी मलय जो स्थान है वहाँ पर जाकर वो भी उसमें रम गया है। किसको छोड़कर, अपनी प्रिया जूही की कली को छोड़कर। आई याद बिछुड़ने से, मिलने की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, की याद आ रही है। किसको याद आ रही है यहाँ पर, पवन को, पवन को याद आ रही है अपनी प्रेमिका नायिका कली की। आई याद बिछुड़ने से, जब वो अलग हो गए हैं तो उसे मिलन की वो मधुर बातें याद आती है। याद कब आ रही है, चांदनी की धुली हुई आधी रात में।
चांदनी बिखरी हुई है, क्योंकि रात्रि का चित्रण है। तो उस रात्रि में जब चांदनी बिखरी हुई है, चांदनी से धुली, यानी चारों ओर चांदनी बिखरी हुई है, ऐसे में आधी रात के समय उसे आई याद कांता की कंपित कमनीय गात। कांता यानी सुंदरी, जो जूही की कली है, उसकी कंपायमान कोमल, उसका देह, उसका शरीर, उसका गात उसे याद आता है। फिर क्या? पवन उपवन सरसरित गहन गिरि कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर। फिर क्या हुआ? जैसे ही उसे याद आई, किसको? पवन को। याद आते ही पवन ने क्या किया? वह उपवन, जो बगीचे हैं, सर यानी तालाब, सरित नदियाँ, गहन गिरी, गहन यानी गहरे, गिरी यानी पहाड़, और कानन, कानन क्या होते हैं? जंगल या वन। तो बहुत सारे जो वहाँ पर अगर देखें, उपवन थे, सरोवर थे, नदियाँ थी, या गहरे पहाड़ और जो गहरे जंगल थे, उन सब में कुंज लता पुंजों को, कुंज जो समूह थे, लताओं के पुंज थे, जो वृक्षों के समूह, लताओं के जो पुंज या समूह थे, उनको पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। वो कहाँ पर पहुंचा? वहां पहुंचा जहां उसने केली कली खिली साथ, कि खिली हुई कली के साथ जहां उसने प्रेम क्रीड़ा की थी, वहां पर वो पहुंच गया। सोती थी, और वहां पहुंचकर उसने क्या देखा? सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, कि वो तो सो रही थी। कौन सो रही है यहाँ पर? कली सो रही है। और वो कैसे जान पाए कि उसके प्रिय का आगमन हो गया है? नायक ने चूमे कपोल, नायक कौन है यहाँ पर? पवन। पवन ने कपोल, उसके गाल को चूमा, अर्थात उसे कोमल स्पर्श किया। बोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। पवन के वहां आने से बोल उठी वल्लरी, जो बेलें थी वो बोल उठी। कैसे? लड़ी जैसे हिंडोल, जैसे झूला झूलने लगता है और उसमें से सरसराहट की आवाज आने लगती है, वैसे ही वल्लरी से भी पवन के आगने पर आगमन से ध्वनि तो उत्पन्न हुई, लेकिन इस पर भी जागी नहीं, लेकिन वो कली अभी भी नहीं जागी। चूक क्षमा मांगी नहीं, उससे चूक हुई है, भूल हुई है, इस बात की क्षमा भी उसने नहीं मांगी। निद्रा के आलस में, यानी नींद के आलस में, बंकिम क्या होता है? बंकिम होता है अपने तिरछे नेत्र, जो उसके नेत्र हैं वो कैसे हैं? तिरछे हैं। तिरछे विशाल यानी बड़े नेत्र मूंदे रही, और अपनी आंखें बंद किए रही। जो तीखी तिरछी उसकी आंखें थी, विशाल उसके नेत्र थे, उनको बंद किए रही। किंवा मतवाली थी, कि कुछ तो वो मतवाली थी, यौवन की मदिरा पिए कौन कहे, कि कौन कहे क्या बात थी। या तो वो मतवाली थी, या उसने यौवन की मदिरा पी रखी थी, जिसके कारण कि वो जाग नहीं पाई, या उसे पवन के आने का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वो स्वयं पवन की विचारों में खोई हुई थी, उसके स्नेह में खोई हुई थी, या उसकी यादों में वो अपनी आंखें बंद कर उसी के बारे में सोच रही थी। और उसमें वो इतनी मस्त थी कि उसे पता ही नहीं हुआ कि कब पवन आया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हो सकता है कि वो यौवन के नशे में उसी स्नेह सरोवर में डूब रही हो, उसे पवन के आगमन का एहसास नहीं हुआ। लेकिन इससे पवन क्रोधित हुआ, और निर्दय उस नायक ने, नायक कौन है? पवन है। क्रोधित होकर, निर्दयी होकर उस नायक ने यानी पवन ने निपट निठुराई की। निपट यानी बहुत अधिक कह सकते हैं, निठुराई यानी कठोरता दिखाई उसके प्रति, कि झोंकों की झड़ियों से। और उसने क्या किया? झोंकों की झड़ी लगा दी, अर्थात अपनी गति उसने तेज कर ली। सुंदर सुकुमार दे सारी झकझोर डाली, और उसकी गति से क्या हुआ? जो सुंदर सुकुमार कोमल दे यानी शरीर था, उसको झकझोर दिया। मसल दिए गोरे कपोल गाल, और उसने जो कली के गोरे कपोल, गोल कपोल क्या होते हैं? गाल। गोल यानी गोल कपोल, और गोल गाल जो गोरे रंग के थे वो मसल डाले, अर्थात उसने क्या किया? वहां पर
तेज झोंकों से सब कुछ तहस नहस करना शुरू कर दिया। इससे चौंक पड़ी युवती, युवती यानी जो कली है वो चौंक पड़ी उन झोंकों के थपेड़े से, वो उस तेज गति से वो चौंक पड़ी, जो उसके कोमल तन पर आघात हुआ उससे वो चौंक पड़ी। चकित चितवन निज चारों ओर पैर, और वो चकित होकर, उसका जो चितवन है वो चकित हो गया। निज यानी अपना, अपने चारों ओर उसने देखा तो क्या, हरे प्यास प्यारे की सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। और उसने देखा कि उसके पास किसके पैर पड़े हैं, पवन के पैर पड़े हैं प्यारे की सेज पास। और उसने अपने प्यारे, प्यारा कौन है यहाँ पर, पवन है, उसको उसको अपने पास जब देखा तो वो हर्षित हो गई। नम्र मुख हंसी खिली, और उसके कोमल चेहरे पर हंसी आ गई, अर्थात वो उल्लासित हो उठी। खेल रंग प्यारे संग, और यहाँ पर दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं के जो गिले शिकवे थे वो दूर हो गए, दोनों का मिलन हो जाता है, दोनों ही प्रेमी प्रेमिका प्रेम के रंग में डूब जाते हैं। प्यारे कौन है, पवन, पवन के संग खेलने लगी प्रेम के रंग में, अर्थात दोनों का मिलन हो जाता है। तो यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के रूप में, नायक और नायिका के रूप में अगर हम देखें तो प्रकृति का ही मानवीकरण किया गया है। भाषा सरल है लेकिन संस्कृत निष्ठ शब्दावली से युक्त हिंदी भाषा है। मानवीकरण अलंकार है। नायक नायिका के विरह वियोग का चित्रण विशेष रूप से किया गया है, लेकिन अंतिम पंक्तियों में संयोग चित्रण भी किया गया है। तो अंतिम पंक्तियों में संयोग श्रृंगार भी है, परंतु मूल जो इसमें रस है वो कौन सा है, वियोग रस है। तो उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।